अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं ओसाफ रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं अस्से लियाकत और मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ। और आप सबको जुम्मा मुबारक। हसनैन आपको भी रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मा है, मग़फ़िरत का अशरा है। आपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, हमें अपनी खुसूसी दुआओं में याद जुम्मा रखना मुबारक है। जब आपने कहा ना, तो क्योंकि आज हम सब ने जुम्मा पढ़ा हुआ है। हाँ। नॉर्मली जब हम मॉर्निंग शो में होते थे तो जुम्मा मुबारक की ज्यादा वाइब इस वजह से ज़्यादा आती थी कि वो वाइब्स हम आती थी। सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक आपको जुम्मा मुबारक कहते रहते थे। तो बिल्कुल। आपने जब जुम्मा मुबारक कहा ना, मैं चौंक सा गया। मैंने कहा अच्छा, वो क्योंकि अच्छा। पढ़ा हुआ था तो हाँ, याद नहीं था। एग्जैक्टली। और हम आपको जब ये कहते हैं ना कि अपनी खुसूसी दुआओं में हमें याद रखा करें, क्योंकि आपकी ज़बान से हमने गुनाह नहीं किया, हमारी ज़बान से आपने गुनाह नहीं किया, तो जितनी ज़्यादा आप दुआएं करेंगे उतना ज़्यादा जो है हमें भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली आपको भी होगा। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ नात के लिए यहाँ पर मौजूद हैं ओसाफ़े रमज़ान की खुसूसी सेट पर हाफिज़ अहमद अब्बासी साहब। जी साहब, आपके बड़ी खूबसूरत अंदाज में हदीए नात पेश करे थे। ख़वातीन औज़ात, कल हमने बात की थी डाइट के हवाले से कि आपको अपनी डाइट कैसे रखनी चाहिए। और रमज़ान जब भी आता है गज़ल, तो एक्सक्यूज़ेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। क्योंकि रमज़ान में हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा पूरे 14-15 घंटे का होता है, तो डाइट का हमने ख्याल रखना। फिर जब हम रोज़े की हालत में हैं तो हम क्योंकि पानी भी नहीं पी सकते, कुछ खा पी नहीं सकते, वेट गेन भी हो जाता है और हमने एक्सरसाइज भी नहीं करनी। एक्सक्यूज़ेस तो पाकिस्तान की कौम है, उसको एक्सक्यूज़ेस का बिल्कुल हम क्या कह सकते हैं कि एक्सक्यूज़ेस में हम किंग हैं कि रमज़ान है, रमज़ान में एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। और इसके लिए या तो वक्त भी नहीं निकालते, और फिर हमारा माइंड ये बना होता है यार कि 14 घंटे वैसे भी हम डाइट करते हैं, एक किस्म का हम रोजे में होते हैं, तो हमें एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। और फिर उसके बाद आप ये कहें कि बिल्कुल हाथ को कंट्रोल नहीं किया जाता, बिल्कुल लगातार जो है ना चीजें खाई जाती हैं इफ्तार के बाद भी, और इफ्तार से फिर सारी रात इस तरह सिलसिला जारी रहता है सहरी तक। हाँ। और फिर सहरी में फिर भी आप एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। That is और big यही आज problem। जानने के लिए कि एक्सरसाइज किस तरह से करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, क्या कुछ चीजें खानी चाहिए जिनसे एक्सरसाइज हो सकती है, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नवीद सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम अस्सलाम। कैसे गुजर रहा है आपका रमजान? बस अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बताएं, हम लोग कैसे गुजर रहे हैं? हमारा तो ठीक गुजर है। आप कर रहे हैं कोई एक्सरसाइज वगैरह? आपने भी छोड़ दी? बिल्कुल कह रहे हैं। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आप सब चीज़ों का अपने साथ लेके चलना होता है, एडजस्ट करना होता है। अपनी वर्जिश भी एक सुन्नत भी है, ऊपर से आपने अपनी जिस्म का भी ख्याल रखना। अल्लाह ताला ने आपको अमानत दी है, उसका भी आपने अपने बेस्ट कैपेसिटी पे ख्याल करना है। तो वो भी एक हिसाब से जो है वो आप जो है उस चीज़ को भी फॉलो। लेकिन नबी, जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा ना कि एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेट्स सपोज अगर रमज़ान की बात कर ली जाए तो सहरी के बाद लोग अक्सर सो जाते हैं। कुछ लोग 9 बजे उठते हैं, कुछ 12 बजे उठते हैं, कुछ 1 बजे उठते हैं, व्हाट्सएवर अपनी रूटीन के मुताबिक वो ऑफिस आते हैं, ऑफिस काम करके वापस चले जाते हैं। इस बीच में वो वर्जिश वाली रूटीन या एक्सरसाइज वाली रूटीन वो भूल जाते हैं। अब आप किस तरह से ये रूटीन सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से आप अपनी एक्सरसाइज वाली रूटीन को मैनेज करें? देखिए, जो बंदा साल में 11 महीने कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ वक्त निकाल के रमज़ान में भी कर लेगा। और जो बंदा नहीं कर रहा, वो रमज़ान को स्पेसिफिकली वो तो अपना अल्लाह ताला से एक दीनी कनेक्शन बनाने के लिए, अपने दीन में बेहतर होने के लिए उसका ज़्यादा फोकस वहाँ पे होगा, तो वो तो वैसे भी इस चीज़ को तरजीह नहीं देगा। लेकिन रही बात थोड़ा सा रूटीन, रमज़ान में थोड़ी सी जो है वो इंसान की डामाडोल हो जाती है, तो उस हिसाब से जो है आपको एडजस्ट करना पड़ता है। बट एडजस्टमेंट में ये नहीं है क्योंकि स्पेसिफिक एक वक्त है जिस पे आपने एक्सरसाइज करनी है और वो सबके लिए बेहतर है। इट्स स्पेसिफिक एक बंदे के हिसाब से। अगर आपकी रूटीन में जो है जिस वक्त आप फ्रेश महसूस करते हैं, जिस वक्त आप जो है वो नींद आपकी पूरी होती है, और जो वक्त आप रोज़ कंटिन्यूटी में उस पूरे महीने में कंटिन्यू रख सकते हैं, ये ना हो कि आप एक दिन सुबह करें, एक दिन रात करें। आप ऐसा टाइम ढूंढें जो आपकी रूटीन में आपको मिल रहा है, उसमें आप 20-25 मिनट आधा घंटा एक्सरसाइज कर लें। मतलब एक ही टाइम होना चाहिए। हाँ, आपके अपने हिसाब से। इनसे पूछते थे कि ये किस टाइम पे करते हैं ताकि हमें कुछ आइडिया भी मिल जाएगा। अब मैं चूँकि जो है वो क्या कहते हैं अपना काम खुद करता हूँ, अपना बेसिकली काम वगैरह है, तो ऐसा 9 to 5 जॉब नहीं है, या जैसे रमज़ान में 9 to 3 की जो एक ड्यूटी होती है वो नहीं है, तो मेरी नींद वगैरह पूरी हो जाती है। तो उस हिसाब से मैं इफ्तार के बाद जो है वो 2-3 घंटे के बाद अपनी मील्स वगैरह लेके नवीद थोड़ा एनर्जी लेवल थोड़ा सा यहाँ पे ना नहीं, यहाँ पे सच्ची बातें भी करनी चाहिए यार। इफ्तार के बाद बिल्कुल आपको तो सोने का दिल करते हैं, आप कहते हैं जिम चले जाओ, जाके एक्सरसाइज करो। इफ्तार के बाद जो है आप जब इफ्तार करते हैं तो उसके बाद आप जो है वो उस वक्त पानी वगैरह पे ज़्यादा फोकस करें। बॉडी डिहाइड्रेट होती है। हाँ, बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। उसके बाद आप मगरिब वगैरह की नमाज़ पढ़ें, फिर आप आके अपना नॉर्मल थोड़ा सा खाना वगैरह खाएं, और फिर आप नैप ले लें इशा तक। इशा तक एक छोटी सी जो है आधे घंटे की आप नींद कर लें, ताकि थोड़ा सा। और अगर वो नैप लंबी हो जाए तो फिर तो तरावी भी गई फिर तो। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो एक्सरसाइज है आप मगरिब के बाद करते हैं या फिर इशा के बाद? इशा के बाद, तरावी के बाद। अच्छा, तरावी के बाद। हमारा जो मेन फोकस है ना वो रोजे में हम किस तरह से, मतलब अगर हमने रोजा रखा हुआ है तो उसमें फिर योगा और जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो उसको आप सजेस्ट करते हैं कि वो की जानी चाहिए जब हम रोजे में हो, दिन के औकात में?
ओवरऑल एक्सरसाइज या कोई मूवमेंट है वो भी जो है वो रोज़े में आप कर लो, बट रोज़े में थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ता है इंटेंसिटी का। आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी को ज़्यादा नहीं पुश कर सकते, क्योंकि आप साथ में जब नॉर्मल एक्सरसाइज या मूवमेंट कर रहे होते हैं तो आप हाइड्रेटेड रखते हो अपने आप को ड्यूरिंग द वर्कआउट। तो आपने बस उस चीज़ का ख्याल करना है कि आप ओवरली डिहाइड्रेट ना कर लें अपने आप को, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पानी कमी हो जाए, उससे फिर आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट ओवरऑल इट्स नॉर्मल, इट्स हेल्दी, आप जो आपको टाइम सूट करता है वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसमें लेट सपोज अगर एक शख्स रोजे की हालत में ट्रेल 5 पे या ट्रेल 3 पे जाता है तो फिर उसको पानी की भी जरूरत पानी की पड़ेगी, तलब बहुत सारी होती है, चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो आपने रोजे की हालत में नवीद ऐसी एक्सरसाइज ही करनी है जो आप बियर कर सकें। बिल्कुल भाई, इंटेंसिटी की बात की ना मैंने, जहाँ पे इंटेंसिटी यही होती है ना कि आप अपने ऊपर कितना जोर डाला, जोर आजमाई कितनी की आपने अपने साथ, कितना पुश किया। एक्सरसाइज में ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ काइंड ऑफ क्या कहते हैं, थोड़ा इंटेंसिटी थोड़ा ओवरलोड करें, क्योंकि नॉर्मल वो एक्सरसाइज नहीं होती, एक्टिविटी होती है। जैसे हम कहते हैं कि हमने वॉक कर ली, तो वॉक जो है एज एन एक्टिविटी, इट्स नॉट एन एक्सरसाइज, वो वर्जिश नहीं है। वर्जिश में ये है कि आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी को थोड़ा पुश करना है, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अगेंस्ट जाना है, यार ये मुझसे हो सकता है नहीं हो सकता, आपने उस पॉइंट पे लेके जाना है। तभी आपकी बॉडी अल्लाह ताला ने आपका जिस्म एडेप्टेबिलिटी पे बनाया है कि वो कोशिश करेगा उस सर्टेन सर्कमस्टेंस में आदत बनाने का, और उस आदत को क्रिएट करने के लिए बॉडी आपके लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगी जिसमें हो सकता है आपका मसल मास पुट ऑन करे, या आपका चर्बी कम करे, या आपका हार्ट रेट बेहतर करे। तो उस तरीके से आपने करना है। तो लेकिन क्योंकि डेफिनेटली पानी एक बहुत ज़रूरी एक हिस्सा है, उसके अलावा फूड आइटम भी बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिक फूड आइटम्स जो आपकी बॉडी के अंदर रेगुलेट करते हैं उस एक्सरसाइज के दौरान। तो उस हिसाब से आपने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी रखनी है जो आप बर्दाश्त कर सकें। बिल्कुल। तो नवीद, अगर हम कॉम्बिनेशन देखें इन दोनों चीज़ों का, एक तो आपने जैसे बताया कि पानी एक एसेंशियल हमारी नीड है, हम एक्सरसाइज के दौरान हमें ज़रूरत होती है, लेकिन इसके साथ डाइट अगर हम देखें तो क्या उसका भी ख्याल रखना जाना चाहिए, ताकि वो हमारी जिस तरह से बॉडी वेट हमारा गेन हो जाता है, कई लोगों का लूज हो जाता है, तो इस हवाले से डाइट का क्या प्लान होना चाहिए? नॉर्मली तो लोगों को ये लगता है कि हम रमज़ान में रोज़े के 14 घंटे की फास्टिंग, 15 घंटे की विंडो है, तो उसमें हो सकता है आप जो है वो वेट लूज़ वगैरह होता हो आपका। लेकिन ज़्यादातर लोग, क्योंकि वो बात आ जाती है कैलोरीज़ के ऊपर, कैलोरीज़ बेसिकली एनर्जी होती है बॉडी जो आप खाने के थ्रू लेते हो, तो उसके बर्न पे ही आ जाती है ओवरऑल कि आप 24 घंटे में कितना बर्न कर रहे हैं और कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम खुराक की बात करें तो इफ्तार में जो है वो एक ऐसा फूड आइटम है जिसकी वजह से आपका वेट गेन जो है वो बहुत ज़्यादा, 90% लोग वेट गेन ही करते हैं रमज़ान में, वो पकौड़ा। पकौड़ा जो है वो देखने में तो हाथ ही नहीं खींचे जाते, बिल्कुल ऐसा देखने में तो पकौड़े बड़े मजेदार ऐसा ही है, वो तो है, अब क्या कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा हो गया, पकौड़े हो गए, इनके बगैर हमारी इफ्तारी जो है हम समझते नहीं कि हमारी इफ्तारी हुई भी किस तरह की। तो एक नॉर्मल पकौड़ा जो है उसके अंदर से 200 से 400 कैलोरीज होती हैं, सिर्फ एक पकौड़े के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर ऑयल वगैरह की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, सोक किया होता है उसने। तो एक नॉर्मल पकौड़े की अगर हम एक मिसाल ले लें तो एक एवरेज बंदे की हम ले लेते हैं पूरे दिन का एक्सपेंडिचर के, पूरे दिन में वो कितनी कैलोरीज एक एवरेज बंदा खाता है, विच इज अराउंड 2000 से 2500। अच्छा, तो अगर आप हिसाब लगाएं, आप एक पकौड़ा खा रहे हैं, उसके हम एवरेज ले लें 250 से 300 ग्राम, 5 पकौड़े तो कहीं भी नहीं गए। तो आप सिर्फ एक ऐसे फूड आइटम से, लेकिन यार वो पकौड़ा खा के भी नवीद फिर भी आपको भूख लगती है ना, मसला ये है। वो है, बिल्कुल है, वो तो बेसिकली आपने अपनी एपेटाइट को इंक्रीज कर लिया ना। अब आपने अपनी बॉडी को सिखा दिया एक हफ्ते के बाद कि यार ये टाइम है, इसमें जितना धाबा बोल सकते हो बोल दो, ठीक है, इस टाइम में आप धाबा बोल देते हैं, तो उसकी वजह से फिर आप थकावट की रीजन भी वो है। इंटरेस्टिंग, मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो ये जो पकौड़ों की मिसाल इन्होंने दी, पकौड़ों के अलावा भी इनसे पूछेंगे, क्योंकि इनकी बॉडी मुझे बड़ी अच्छी नजर आ रही है। सो बॉडी बिल्डर के लिए तो एक मोटिवेशन होती है जिम जाना, एक आम शख्स के लिए जिम जाना उसकी क्या मोटिवेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात एक्सरसाइज से, वर्जिश से निकली थी और वो पकौड़ों तक जा पहुंची। खवातीन हज़रात की ज़्यादती होती है, मेरे जैसे बहुत से करोड़ों पाकिस्तानियों की जो पकौड़े खाने चाहते हैं। खैर, बात कर रहा था पकौड़ों की। अच्छा, इसमें आप मेरा ख्याल है उसमें क्या बात कर रहे थे कि इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, उसको भी कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन साथ ही अगला सवाल भी मैं आपको थ्रो कर देता हूँ कि आपके लिए तो मोटिवेशन है जिम जाने, क्योंकि आपने बॉडी को अपनी मेंटेन रखना है, बिल्ड करना है। एक आम शख्स जो कि थोड़ी सी वॉक करता था वो अब नहीं करता, उसकी मोटिवेशन क्या होनी चाहिए रमज़ान में? उसकी मोटिवेशन उसकी अपनी सेहत होनी चाहिए। अब ये सेहत एक ऐसा फैक्टर है कि जो मतलब कि एकदम आपको रिजल्ट नहीं मिलता उसका, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस की वजह से होता है। और हमें हमारी आदत इस तरीके से, हमारे सोशल मीडिया ने और इस तरीके के सिस्टम्स ने ऐसी आदत क्रिएट कर दी है कि इंसान शॉर्टकट में अपने गोल पे पहुंचना चाहता है। तो जिसकी वजह से जो है वो ये नहीं देखता कि भाई अगर मैं आज इसका ख्याल करूँगा, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद जब एक दूसरा बंदा जिसने ख्याल किया होगा वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार पा रहा होगा, और मैं जो है वो इन क्या कहते हैं मेडिकल हालात में जो है वो फंसा होऊंगा, तो उस वक्त जो है वो मेरे पे बॉडी की लिमिटेशंस आ जाएंगी। जिस उम्र में इंसान जो है वो चाहता है कि बच्चों के साथ खेल सके, उस उम्र में अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो
तो वो एक मोटिवेशन होनी चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म नहीं है इस चीज़ में। तो मैं आपको इस तरीके का एक आंसर नहीं दे सकता, सॉरी टू से, कि मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए जो है वो फिजिक मेरी है तो उस हिसाब से मैं उसको मेंटेन करने के लिए, लेकिन जब नहीं थी तो कोई मोटिवेशन उस वक्त भी लानी पड़ी ना। तो मोटिवेशन कुछ भी नहीं, आपके अंदर से आपकी खुद आवाज़ आती है। जो इंसान करना चाहेगा वो कुछ ना कहने पे भी कर लेगा, जो इंसान नहीं करना चाहेगा वो जानते हुए भी कि भाई उसके लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट हो गई हैं, ना ख्याल करते हुए, वो फिर भी नहीं करेगा। अच्छा नवीद, ये जो कुछ लोग होते हैं कि जैसे अब मैं अपनी बात करूं तो अगर सिर्फ इफ्तार कर ली और जितना भी खाना था खा लिया, चाट खा ली, फ्रूट खा लिया, पकोड़े खा लिए, उसके बाद रोटी नहीं खाई, तो क्या ये फिर आपकी हेल्थ पर इफेक्ट करता है कि रोटी खाना ज़रूरी है इफ्तार के बाद या नहीं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। रोटी भी क्या कहते हैं, बेसिकली बहुत सारे फूड आइटम्स आपके पास, उसमें क्योंकि मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता सब में सेम अमाउंट ऑफ सेम गिरा हो सकती है, मतलब कि थोड़ा इंटरचेंजेबल है। बट समझ लीजिए जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ब्रेन के लिए एक सोर्स ऑफ फ्यूल होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के बाकी क्या कहते हैं शुगर फंक्शंस को, जो है इंसुलिन फंक्शंस को regulate करता शुगर है। की आपने बात की, शुगर इनटेक भी तो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ज़रूरी है एक लिमिट, सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिट तक, जहाँ तक आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। जब हम ओवरबोर्ड चले जाते हैं तो फिर वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, फिर वो उसको फैट में, चर्बी में। लेकिन नबी जो गजल बात कर रही है ना, मेरा भी आज से कुछ 4-5 साल पहले तक यही रूटीन था कि इफ्तार के बाद आपने पकोड़े खाने, समोसे खाने, जितना खाना फ्रूट है चाट भर के खाना खा है, लो। दही भल्ले खाने, व्हाट्सएवर। उसके बाद घर वाले आके रोटी रख लेते थे, मिन्नतें कर देते, खाओ, नहीं खानी थी, आपने निकल जाना है कहीं तरावी पढ़ने या व्हाट्सएवर। लेकिन अब रूटीन भी चेंज करने की जरूरत होती है। अब हमारे घर में पकोड़े भी सामने रखे होते हैं, हर चीज सामने रखी होती है, लेकिन एक डंडा होता है अम्मी का, पहले रोटी खाओ, रोटी खानी ठीक है। वो जो पहले बंदा रोटी खा लेता है ना, तो रोटी अच्छी खासी खाई जाती है, तो फिर आपको पकोड़ों के इतना दिल भी नहीं करता। बिल्कुल, हाँ, रूटीन वो भी एक चेंज अच्छा करने की तरीका जरूरत है। वो एक अच्छा तरीका, अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने थोड़ा हेल्दी रखना है, तो पकौड़ों से निस्बतन काफ़ी बेहतर आ जाती है आपकी गिज़ा के हिसाब से, गिज़ा की प्रोफाइल के हिसाब से जो है वो आपकी रोटी आ जाती है। अगर आप गंदम की रोटी प्योर खा रहे हो, वो नहीं जो एक फ्लोर वाली होती है जो आप तंदूर से Exactly, बनवाते हो, जिसमें mix जो बहुत घर में चीज़ें बनती है चक्की के प्योर आटे की जो रोटी होती है, वो रोटी आप खा रहे हो तो उसके सर बेनिफिट्स आखिरी हैं। कुछ मिनट है, इससे पहले कि गजल आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि छोटी छोटी एक्सरसाइजेज कुछ सजेस्ट कर दें जो राइट आफ्टर इफ्तार किसी भी जो शख्स आपको सुन रहा है और वो करना चाह रहा है उसके लिए, घर पे जो कर सकते हैं। हाँ। नॉर्मल एक्सरसाइज, अगर आप क्या कहते हैं वॉक करते हैं तो आप रनिंग कर लें, रनिंग वुड बी द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर यू, अगर आप एक रनिंग कर लें। उसके अलावा जो है आप थोड़ा बहुत वेट्स वगैरह के साथ स्क्वाट्स जैसे एक्सरसाइज होती है, उठक बैठक होती है, वो आप कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं। इस तरह की मूवमेंट्स ही आप करें जो बेसिक्स हैं, जो उसी के थ्रू ही अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी फिर आगे की बात है एडवांस लेवल पे जाने की। बाकी अगर आपके पास 2 मिनट है, मैं 2-3 मिथ ब्रेक कर दूं जो लोगों के माइंड में होती हैं। एक आदि होती है कि रोज़े के दौरान वर्जिश करने से मेरा फैट ज़्यादा गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये एक बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। तो इसका जो है वो साइंटिफिकली कुछ स्टडीज़ हैं कि जो कहती हैं कि गिर सकता है, लेकिन काफ़ी स्टडीज़ हैं जो डिबंक भी किया है। उन्होंने बोला है कि सिर्फ एक फ़ायदा होता है इस चीज़ का, वो ये है कि आपकी बॉडी डिफरेंट सर्कमस्टेंस में अडेप्ट करना सीखती है। जब पानी नहीं है, जब शुगर की इंटेक नहीं है, तो बॉडी किस तरीके से एनर्जी ले, तो एनर्जी आपके फैट स्टोर से लेगी अगर आपके पास खुराक नहीं खाई होगी। लेकिन उसका इससे लिंक कोई भी नहीं है कि आप जो है वो ज़्यादा फैट गिराएंगे या नहीं गिराएंगे। वो ओवरऑल 24 घंटे में आपने कितनी कैलोरीज या एनर्जी कंज्यूम की अपनी और खुराक वैसे से, भी तो आपको पता है वही आपकी मैटर बॉडी करता है। में, आपकी बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट ना, उसको पता है एक तो कुछ खा भी नहीं रहा, ऊपर से ये वर्जिश भी कर रहा है, तो वो चीजें स्टक कर देती है, फिर आपको पता है शुगर लेवल भी गिर जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो आपकी ईटिंग विंडो में गिजाइत बहुत ज़रूरी है, और उसमें गिजा आप क्या खा रहे हैं ईटिंग विंडो के दौरान, वही फ़र्क क्रिएट करती है आपके एक्सरसाइज के लिए। उसके अलावा अगर आप इफ्तार अच्छी करना चाह रहे हैं तो आपके पास अच्छे ऑप्शंस भी इफ्तार में हमारे नॉर्मल हाउस होल्ड में जो बनते हैं वो होते हैं। पकोड़े समोसों को छोड़ के फ्रूट चाट खाई जा सकती है। फ्रूट्स के अंदर जो है वो एसेंशियल जो शुगर की बात करें वो वहाँ से आपको मिल सकती है, ग्लूकोज। उसके अलावा जो है वो चना चाट होती है, वो अच्छे फाइबर्स वगैरह आपको लेके आते हैं जो आपके मैदे को, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। इस तरह के आप सहरी में जो है रोटी, अंडे और क्या कहते हैं योगर्ट जो है वो सब अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपकी ग़िज़ाइयत पूरी हो सकती है। सही, आपकी ग़िज़ाइयत इस तरह से पूरी हो सकती है। और जो एक्सरसाइज बताई है छोटी छोटी, और मुझ जैसे बंदे के लिए जिसके घर में सीढ़ियाँ इतनी हो तो उसकी एक्सरसाइज वैसे ही हो जाती है, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ चढ़ कर। तो बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आपने वक्त दिया, और बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका भी। लेकिन जाते जाते हम आपसे नात सुनेंगे। जी तो गज़ल और हुसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोथम रमज़ान दस्तरखाने उसाफ में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान रदा फातिमा। कश्मीर कुकिंग ऑयल, रोज़ पेटल और मरहबा ने इस खुसूसी सेगमेंट को आप तक पहुँचाने के लिए हमारा साथ दिया है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे और अपने रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो चलते हैं अपनी शेफ़ की जानिब और देखते हैं कि आज क्या बनाएंगी वो। वालेकुम अस्सलाम आयशा, मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल फिर कुरमा ही बनाएंगे।
और एक डिश बनाएंगे मुतब्बल, जो आप ईद की टेबल पे ट्रॉलीज पे भी रख लें। वैसे भी उसको आप गार्लिक ब्रेड के साथ कुछ लोग खाते हैं, लेकिन वो खाया फीका ब्रेड के साथ जाता है। मैंने ना इसमें जो है कश्मीर बनास्पति कुकिंग ऑयल जो है वो रखा था 3 से 4 टेबल स्पून गर्म करने को, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। उस पर 2 इलायचियाँ डाल दी हैं और हमेशा सवैयों को खीर खुरमा बना रहे हैं सबसे पहले। तो सॉरी मैं इंग्रेडिएंट्स बताने भूल गई। तो हमारे पास वर्मिसली यानी कि सवैयाँ, देन वी हैव गॉट दिस कंडेंस मिल्क, शुगर, मिक्स नट्स, कार्डेमम, कोकोनट, सैगो यानी कि साबुदाना और मिल्क जो कि जाएगा, और सेफ्रॉन ऑप्शनल है, डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे ना डालें। सबसे पहले सवैयों को कर लेंगे। 1 कप पैन में पहले हमने कश्मीर कुकिंग ऑयल डाला था। कश्मीर कुकिंग ऑयल कोलेस्ट्रॉल फ्री, हमारे खानों को बेहतरीन जायका, बेहतरीन कलर देता है। अच्छा जी, ये जो है मैंने इसके अंदर किया है। सवैयों को हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे, बड़े ध्यान से और करने का ये सवैयों के प्रोसेस साथ है। साथ ना हम क्या करेंगे, जो हमारे ये होते हैं, अगर हमारे दरियाल में सवैयों को बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई किया जाता। नानी वाले जो है वो काफ़ी उसको भूनते हैं और वो भी बड़े मज़े का बनाती है। मेरी नानी के हाथ का शीर खुरमा बड़ा ज़बरदस्त बनता है। ठीक है, अब ये देखें, ये सब कैरेमलाइज होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें ना हम डालेंगे दूध अभी से। पहले मैं डालूंगी शुगर, थोड़ा सा शुगर भी कैरेमलाइज हो जाए। 1 कप चीनी भर कर डालें। आप कंटिन्यू भी करें। इसमें ना 1-2 टेबल स्पून साबुदाना डाल रही हूँ। सैगो कहते हैं इसको इंग्लिश में। जी, तो हमारा यहाँ पे तैयार हो रहा है शीर खुरमा। कहाँ तक पहुँचा है? बस इसको ना मैं थोड़ा सा भून रही हूँ, और सवैयाँ बहुत जल्दी जल जाती है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। और इसको थोड़ा सा आप इसको स्टर करते रहें, क्योंकि इसमें मैंने तो शुगर और साबुदाना को भी साथ साथ कैरेमलाइज करना चाह रही हूँ। इस वजह से इसको हम थोड़ा सा। तो जनाब आयशा को तो खुशबू आना शुरू हो गई है शीर खुरमा की, और अब उधर गज़ल का भी इम्तहान बढ़ता जा रहा है। हर इफ्तार से पहले कहती हैं कि बस अब मेरा जो इम्तहान है वो बढ़ने वाला है, जैसे जैसे इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है। इस चीज़ें खाती हूँ। शुगर ऐसी हो जाएगी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर लोग दूध डालते हैं फिर चीनी डालते हैं, वो भी कर सही तरीका है। हमने कहा जब सिखा ही रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंट करके सिखाएं। ये थोड़ा सा हल्का कैरेमलाइज करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। कैरेमलाइज करने के बाद इसमें आपकी मर्जी है, कुछ लोगों को गाढ़ा पसंद होता है। अभी तो आपने कम कितना डालते हैं। दूध लिया? मैंने 1/2 लीटर डाले, मैं भी और डालूंगी, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं मिला तो हो जाएगा ज़रा। पूरा हमने इसमें मिल्क डाल दिया है। अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ दें आप आधे घंटे के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दें। 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर आप छोड़ना चाहें। इतना कि इसकी चीनी डिज़ोल्व हो जाए, खुल के आ जाए। मैंने ना इसमें 1 पिंच सेफ्रॉन डाला था। अच्छा, इसमें अगर आप काजू 1 कप अफोर्ड कर सकते हैं और घर में, क्योंकि ईद पे वैसे बड़े खर्चे होते हैं, तो वो डाल के दूध में काजू, छुआरे और दूध को आप छोड़ दें पकाने, और फिर आप आखिर में शुगर डालें कम। वो भी एक तरीका होता है बड़ा अच्छा। वो काजू शीर खुरमा होता है, वो इंडियन स्टाइल होता है। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे मुतब्बल। इट्स वेरी वेरी वेरी। पहले तो इस डिश के बारे में बताएं ना आयशा, मैंने पहली बार इसका नाम सुन रही हूँ। नहीं, ये अच्छा मैं आपको बताती हूँ। इट्स वेरी 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 सिंपल। ये है एग प्लांट का, आपने देसी में सुना होगा ना, बैगन का भरता। तो ये मुतब्बल खाते हैं, अरबी लोग खाते हैं। तो ये अरेबिक कुजीन में, लेबनीज में बनता है। ये भी एक स्टार्टर होता है, जैसे हमने हमस बनाया था, आपके कपड़ों से मैच करता है वो। अच्छा, ये एक बैगन है, उसको ना मैंने हल्का सा ऑयल लगा के रोस्ट कर लिया था पैन में, और फिर उसको ओवन में डालना चाहिए। आपको ओवन में डाल दें। ग्रिल पैन है तो ग्रिल कर लें, इतना कि उसकी स्किन जल जाए। या डायरेक्ट आप चूल्हे पे भी छोड़ देंगे, टोंग में लगा के घुमाते रहेंगे उसको, वो उसकी स्किन जलती जाएगी। स्किन जब वो सॉफ्ट हो जाए तो आपने उसको निकाल के ऐसे चॉप कर लेना, या आप उसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ऐसा पसंद है, मैं ऐसे कर रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना मैं गलती से पिस्ते डालने वाली थी। ये एक चीज़ है, ये इजीली अवेलेबल है। अब हो सकता है कुछ छोटे शहरों में ना हो, तो इसमें ये है पोमोग्रेनेट मोलासेस। अगर ये ना हो तो आपने 3 से 4 टेबल स्पून पोमोग्रेनेट जूस डालना है। ठीक है, ये मैंने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून जितना। ठीक है, ये बड़ा अच्छा एक टेक्सचर भी देगा। अगर मिल जाए तो बेहतरीन है, वरना आप इसका अल्टरनेट भी यूज कर सकते हैं। 1/4 कप चॉप्ड पार्सले बाकी ऊपर डालेंगे, और पेपरिका और सुमक होता है। सुमक मुझे मिला नहीं, इजीली नहीं मिलता, मिल जाए कुछ अच्छी सुपरमार्केट में मिलेगा, बहुत महंगा मिलेगा, तो आप पेपरिका डाल लें। ठीक है, ये डाल के आपने इसको खाली, ये कोल्ड है, इसको खाली अपने मिक्स ही करना है, मिक्सिंग का काम है।
बेल पेपर है मेरे पास, ग्रीन येलो रेड, आपके पास जो अवेलेबल है वो डाल सकते, इसको आप चलाएंगे जरूर से, ठीक है। जो अवेलेबल है आपने वो डाला, बेल पेपर डाल दिया आपने, समझे 1/4 से भी कम ईच, मतलब इतना बड़ा पीस मैंने रेड का लिया, इतना ही मैंने ग्रीन लिया, इतना ही मैंने येलो लिया, ठीक है। वो डाल इसकी दिया, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो इसकी? गई। इसकी तो आएगी। अच्छा, लेमन जूस आप इसमें डालेंगे तकरीबन 2 लेमन का, ये थोड़ा खट्टा बनता है। गार्लिक के 3 क्लोव्स आपने इसमें डालने हैं, तो चॉप किए हुए, मोटा चॉप किए हुए, बिल्कुल फाइन भी नहीं। हाँ, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता, मुंह में आता है तो वो कर लें। अच्छा, ऑलिव ऑयल इसमें ज़्यादा डलता है ना, ऑलिव ऑयल इसमें डलेगा आपका 1/4 का। ऑलिव ऑयल इसमें इतना डालेंगे कि ऑलिव ऑयल इसमें खड़ा खड़ा नजर आए, ठीक है। ये भी कलरफुल कुछ आपसे आज भी मैच करेगा जब मैं इसमें डाल दूंगी अनार। अच्छा, अनार इसमें डालते हैं 1/2 कप ना, ज़रा ज़्यादा डलते हैं, अच्छे लगते हैं, खूबसूरत भी लगते हैं। और थोड़ा सा मैं पार्सले और डालूंगी, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून आप तहीनिया भी डाल सकते हैं। मैंने जब बैगन को जलाया था, रोस्ट किया था, उसकी स्किन उतारी थी, और जब उसका पेस्ट बनाया था तो 1 टेबलस्पून तहीनिया उसी वक्त डाल दिया था, ठीक है। वो करने के बाद ये आपकी कलरफुल सी मज़े की एक साइड डिश भी के तौर पे आप इसको दावतों में यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में, वरना ये आपका एक स्टार्टर है जिसको आप पीटा ब्रेड, गार्लिक ब्रेड या इवन गार्लिक नान अगर आपके पास आएंगे ना दावत वगैरह में तो आती हैं ऐसी चीज़ें, तो उसमें आप साइड पे रखें। आयशा इसमें भी बॉयल आ चुके हैं। बॉयल, इसको थोड़ा सा और बॉयल आएगा, जब तक हम इसको डिश आउट कर देते हैं ना, अब हम इसको करेंगे डिश आउट। इसके ऊपर आप चाहें तो मज़ीद पार्सले ऐड कर दें, और थोड़ा सा पेपरिका ऐड कर दें, थोड़ा सा। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और paprika अच्छा, मुझे ये बैंगन वगैरह वेजिटेबल्स मैं खाती हूँ, लेकिन बैंगन मुझे पसंद नहीं है नहीं, इतने, नहीं, लेकिन बहुत मुझे लग रहा है कि आज मैं ये खाने वाली हूँ। इसका अरोमा बहुत कमाल का है। पार्सले जो डालते हैं ना फ्रेश, तो फ्रेश चीज़ डलती है। अच्छा, इसमें ना मज़ीद कुछ और डालने की जरूरत नहीं है। ये बन गया है लेमन जूस। हम इसको थोड़ा सा देखें, कलर भी चेंज हो गया ना, हमने पहले से इसको कैरेमलाइज किया हुआ था, गाढ़ा हो गया। अब इसको थोड़ा सा आप और करें। इसके अंदर आप चाहें 1 कप क्रीम डालना चाहें डाल दें, ना डालें तो बेहतर है, एज इट इज़ भी अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर आप एक साथ नहीं ख़त्म हुआ, फिर अगले दिन क्रीम स्मेल कर दें। और जो स्वीट स्पून आप इसमें पहले, अच्छा एक और बात, बना के रखें ही नहीं, एक बॉक्स में एयर टाइट, उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें फ्राई करके रख ली हैं, इसके ड्राई फ्रूट, सवैयाँ, शुगर कैरेमलाइज करके एक बना के फ्रीज़र में रख लें या फ्रिज में भी रख लें, ठीक है। जैसे ही कोई आए वो डाला, उसके ऊपर दूध डाला, गरम किया, इतनी देर में आपकी चाय रेडी हुई, इतनी देर में आपका शीरकुरमा रेडी हुआ, ठीक है। ये करने के बाद अब आप इसके अंदर डालेंगे, हमारे पास एक अदद, अच्छा चलेंगे इससे कर देते हैं। बाउल में आप पहले ये कंडेंस मिल्क लगाएंगी। कंडेंस मिल्क, ठीक है, मैं उसके अंदर नहीं कुक कर रही हूँ, इससे होगा ये कि अच्छा, इसका पीछे रीज़न ये है, अगर आप बिल्कुल गरम गरम है, हमने जैसे ब्रेड हमारी ठंडी थी और हमने शाही टुकड़े में वो डाला था, शाही टुकड़े में भी हमने कंडेंस में डाला था, लेकिन वो ब्रेड हमारी ठंडी थी। गरम गरम में डालेंगे एकदम से ऑयल छोड़ेगा दूध अपना, और फिर ये देखना जो एक्सेस था मैंने डाल दिया है। अब ये रेडी है, ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसको थोड़ा सा कम करते हैं, दम पे रखते हैं, अभी को ढक्कन छोड़ देंगे और कोशिश करेंगे कि जितना भी कंडेंस मिल्क है अच्छा, मेरा क्योंकि कुकिंग से आपको पता ही है इतना कोई वास्ता नहीं पड़ा, अब आपके साथ रह कर ही थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, तो मुझे लगता था कि ये भी बहुत टाइम टेकिंग होगा। देखिए, टाइम टेकिंग सारी डिशेज होती हैं। अच्छा, मैंने अभी मुझे याद आया कि इसमें हमने किशमिश भी डाला था और वो मुझे नजर आया। अच्छा, टाइम टेकिंग में सारी डिशेज होती हैं, लेकिन उसको आपने मैनेज कैसे करना है। अब चिकन वगैरह को आपने कट करवा के ले आए बुचर से, फिर उसको आप मैरिनेट करके अगर रख लें, अगर आप सारा काम उसी वक्त करेंगे तो आपको तो भाई बहुत फंसेंगे, आप काम ही फंसेगा आपका। इसलिए बेहतर है कि हर चीज़ की तैयारी करके रखें। तो ईद पे वैसे ही काफ़ी मसरूफियात होती हैं, मेहमानों का आना जाना, तकरीबन हर ही चीज़ मेरा ये मानना है अब जाके आनी चाहिए करनी। तो वो जो है एक छोटा मोटा ना culinary का शॉर्ट कोर्स कर लें, बेशक आप जो है उसको। इनफैक्ट मैंने अपने सिस्टर को ये मशवरा दिया है और उन्होंने इस बारे में सोचना भी शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं। आप ये पकड़ें, हम इसको डिश आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं। जनाब, ये हो गया। अच्छा, अगर आपके पास वो है ना, क्या कहते हैं, ये देखें साबुदाना, अगर आपके पास चांदनी का वर्क है
तो आप ज़रूर डालें। ये चाहिए अपना। जी मुझे ये चाहिए। अगर चांदनी का वर्क नहीं है आप एज इट सर्व कर सकते हैं। चांदनी का वर्क अच्छे से ठहरेगा भी नहीं, बल्कि ये अभी नहीं निकलेगा। तो जनाब ये हो गया हमारी आज की दोनों डिशेस। उधर स्टूडियोज में हसनैन भी बड़ा खुश हो रहे हैं, उनकी भी पसंद की डिश हो चुकी है। बस अब से कुछ देर बाद इफ्तार का वक्त होने वाला है, फिर हम इंजॉय करेंगे अपनी डिशेस। उम्मीद है हमारे देखने वालों को भी पसंद आई होंगी। क्या बनाया हमने आयशा आज? आज हमने बनाया है शीर खुरमा, कैरेमलाइज शीर खुरमा, और इसके अलावा मुतब्बल को आप किसी भी ब्रेड के साथ, गार्लिक नान के साथ भी सर्व। हम बीटा ब्रेड के साथ खाने वाले हैं। पीटा ब्रेड के साथ खा लेंगे। यकीनन हमारे देखने वालों को आज की रेसिपीज पसंद आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे एक नई डिश, एक नई रेसिपी के साथ। इसी के साथ ही मुझे अपनी मेज़बान रदा फातिमा और शेफ आयशा को दें इजाज़त। रमज़ान दस्तरखान साफ से हम दोनों को दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। कल गज़ल ने भी और मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा बातें बताई थी कि महंगाई हो चुकी है, आवाम पिस चुकी है, लेकिन ये भी चीज़ एक जगह पे प्रिवेल तो ज़रूर कर रही है, लेकिन दूसरी जगह पे आप जब देखेंगे अफ्तार को या फिर सैर को, तो उसका भी बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है। जहाँ पे सैरी होती है आपको वहाँ पे लोगों का भरमार नज़र आती है। इसी तरह से अफ्तार वाली जगह पे भी आपको बहुत ज़्यादा रश नज़र आता है और इस तरह लगता है कि पाकिस्तानियों को कोई परेशानी नहीं। और ये मेरा ख्याल है गज़ल कि हमारी एक जिंदा दिली है हमारी इस कौम में कि वो कोई भी इवेंट होता है, कोई भी किसी किस्म की मुश्किलात होती है, उसको बिल्कुल साइड पे रख के उसको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। और यही हमारी शायद कामयाबी है कि आज तक हम इसी तरह से चल रहे हैं। आज हमने आपको 2 जगह से सैरी दिखानी है, एक जगह से अफ्तार दिखाना है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की सैरी आप जानते हैं, लाहौर की सैरी आप जानते हैं, कराची की सैरी जानते हैं, यहाँ पे भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हम आपको कहाँ पे लिए चलते हैं? हैदराबाद लिए चलते हैं, जहाँ से अब्बास अली वाहिद हमें बताएंगे कि किस तरह से सैरी लोग वहाँ पर करते हैं। हैदराबाद के शहरियों ने चटपटे खाने खाने के लिए फूड पॉइंटों का रुख किया है, जहां वो शहरी का एहतमाम कर रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके हैदर चौक के एक मशहूर चपली कबाब के स्टॉल पर, जहां पर शहरी चपली कबाब से सैरी कर रहे हैं। वैसे तो चपली कबाब जो है वो पेशावर के मशहूर है, लेकिन हैदराबाद में भी इसे खासा पसंद किया जाता है। मुख्तलिफ मसालों से इसे तैयार किया जाता है और शहरी खासा इसे पसंद करते हैं। तो यही वजह है कि शहरी यहाँ पर जो है वो चपली कबाब से सैरी कर रहे हैं। सर मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, चपली कबाब के साथ सैरी करने का कितना मज़ा आता है? यार बस मज़ा तो माशाल्लाह बहुत आता है। तकरीबन ये यहाँ के हमारे शहर के मशहूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम आते हैं ना यहाँ पर हम रशी देखते हैं और माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। और हम अपने दोस्तों को भी लाते हैं, मेहमानों के लिए भी लेके जाते हैं और घर वालों पे अपना इसके बगैर सैरी नहीं करते हैं। वो बोलते हैं हमें चपली कबाब भी चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो शहरी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि चपली कबाब के साथ सैरी करने का एक मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। तो यही वजह है कि इसे खासा पसंद किया जाता है। और इस वक्त भी जो है वो सैरी के औकात में शहरी यहाँ पर चपली कबाब खा रहे हैं और उससे खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी वाह जी वाह गजल, यहाँ पे तो चपली कबाब से सैरी हो रही है। यही तो बात है कि आपको सैरी इफ्तारी हर जगह की दिखानी है कि वहाँ की सौगात क्या चल रही है। और चपली कबाब से सैरी, मतलब मैं अपने घर में होता हूँ ना, तो मुझे कोई भी अगर वैसे आप किस चीज से करते हैं? हमारे यहाँ ना पहाड़ की अगर बात की जाए, मरी या कश्मीर की बात की जाए, लस्सी वाला साग होता है ना। अच्छा, तो वो एक बड़ी एक हमारी, और वैसे भी दही से तो वैसे भी प्यास नहीं लगती, तो वो साग भी दही से तो इस्लामाबाद के लोग करते हैं, लेकिन हम वो ट्रेडिशनल डिश की बात कर रहे हैं। लस्सी का एक साग होता है और उससे आपको पूरा दिन ना भूख नहीं लगती। उसके साथ आप पराठा खा लें या फिर कोई भी चपाती वगैरह खा लें तो बड़ा अच्छा रहता है। अच्छा दिन गुजर जाता है। लेकिन अब हम कसूर चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ से मोहम्मद काशिफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी काशिफ, बताइए किस तरह की सैरी कर रहे हैं कसूर में लोग? रमज़ानुल मुबारक की सहरी की तैयारियां कसूर में भी अरूज पर हैं। तो बात की जाए तो कसूर के शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है वो सहरी के लम्हात को यादगार बनाने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स और जो है वो रेस्टोरेंट का रुख कर लिया है। तो मैं भी इस वक्त एक रेस्टोरेंट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो चटपटे पकवानों के साथ जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, दोस्तों के साथ बाहर सैरी कर रहे हैं, खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि यहाँ पर पहले जो है वो घर में सैरी की जाती थी, लेकिन आज दोस्तों के साथ प्लान बनाए और रेस्टोरेंट पर जो है वो आए हुए हैं। जी मोहम्मद काशिफ जो कि कसूर में मौजूद थे। कसूर की जो सैरी है वो मुझे कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में लाहौर की सैरी की तरह की लगती है कि एक ही तरह का माहौल है। रोड्स में रश है, वहाँ पे न्यारी भी चल रही है, पाए भी चल रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें भी चल रही हैं। और ख़वातीन व हज़रात, ये हमारे इस
माशरे की खूबसूरती है कि हर जगह पे आपको रश नज़र आएगा। इसके बाद गज़ल हमें मेरा ख्याल है कि एक ऐसी चीज़ बतानी है सबको जो ज़रूरी है, जो बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। कि हमारे यहाँ ना जब भी कोई गलत चीज़ होती है, कुछ तशद्दुद वाली चीज़ होती है तो उसको हाईलाइट किया जाता है, लेकिन कोई अच्छी चीज़ होती है उसको भी हाईलाइट किया जाना चाहिए। अब मेरे पास खबर ये है, एक ईसाई कम्युनिटी है जिन्होंने चर्च के अंदर मुसलमानों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया। और आपको पता है कि ईसाई बिरादरी की तो अपने भी रोजे चल रहे हैं, लेकिन इफ्तार का टाइम बहुत ज्यादा डिफरेंस है हमारे साथ उनका। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है, हाँ ये कितनी अच्छी बात है कि तमाम मज़ाहिब के लोग इंगेज हो जाते हैं रमज़ान के महीने में। और चलते हैं हम जरा कमर अब्बास की जानिब, देखते हैं कि वहाँ पर कैसी सूरत हाल है, किस तरह से चर्च में जो है वो इफ्तार कराया गया। मौजूद है बिशप पोस्ट गोजरा के अंदर। मरकजी बैनुल मज़ाहब के हवाले से यहाँ पर एक तकरीब की गई है, जिसमें जो खास तौर के ऊपर जो है वो रमज़ान मुबारक के हवाले से यहाँ पर जो है वो मुश्तरका तौर के ऊपर अफ्तारी का एक खूबसूरत प्रोग्राम किया गया। मेरी ये बड़ी खुशी थी कि मुख्तलिफ जो है उलमा हज़रात, वकला, शुरफा, ताजर साहबान, वकला हज़रात जो हैं हमारे साथ मिलकर जो है वो इकट्ठे हों, और हमारी ये खुशी थी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से उन्हें इफ्तार करवाया जाए। और इस बात का सबूत है कि हम सब एक दूसरे के अकायद की कदर करते हैं और हम सब एक दूसरे के साथ हैं, और हम सब ना सिर्फ मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी पहचान सिर्फ एक ही बात में है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, और हम सबों को पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए शब व रोज़ काम करना है। और हम में से हर शख्स जो है अपने मुल्क के लिए कुर्बानी और एसार का जज्बा रखता है, और मेरी दुआ है कि हम सब एक दूसरे के लिए यानी इंसानियत के लिए बरकत का वसीला बने, और अपने मुल्क की तरक्की के लिए तमाम लोग जो हैं वो हर वक्त कोशा रहें। वाह जी वाह, क्या बात है गोजरा की क्रिश्चियन कम्युनिटी की। और इस तरह की बैनुल मज़ाहिब यकीनी तौर पर पाकिस्तान में होने चाहिए, और इससे बहुत अच्छी मैं तो समझता हूँ कि वाइब्स भी आती है और इंटरनेशनली भी आपको रिकग्निशन मिलती है कि पाकिस्तान में इस तरह के काम हो रहे हैं। तमाम मज़ाहिब के लोग इंगेज हैं एक दूसरे के साथ, और ख्याल रखा जा रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। जी हसनैन और गज़ल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गौतम रमज़ान दस्तरखाने वसाफ़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रज़ा फ़ातिमा, और हम आपके लिए ये खुसूसी सेगमेंट लाए हैं तलो कुकिंग ऑयल, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, रोज़ पेटल और लाइफ बॉय के ताउन से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे और अपने रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज इफ्तार में क्या बनेगा ये जानने के लिए चलते हैं अपनी प्यारी सी शेफ़ आयशा की जानिब, जो आज पहले से ही बहुत बिजी लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। रिदा कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, बस आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है। क्या कर रही हैं आज? पहले से काम स्टार्ट कर दिया? अच्छा, पहले रेसिपीज़ के नाम तो पूछी नहीं आपने। आज हम 2 डिशेस बना रहे हैं। स्ट्रॉबेरी चीज़ मूस बनाएंगे। स्ट्रॉबेरी चीज़ मूस ठीक है, स्ट्रॉबेरी चीज़ मूस बनाएंगे। उसके लिए ना स्ट्रॉबेरी के प्योरे बनाने होते हैं, स्ट्रॉबेरी के चंक्स भी चाहिए होते हैं। तो मैंने ना ये ले लिया था स्ट्रॉबेरी, तकरीबन हाफ कप स्ट्रॉबेरीज लिए। हाफ कप से मतलब कि 100-150 ग्राम स्ट्रॉबेरीज ले लो। उसके अंदर 3 टेबल स्पून शुगर और 1/4 कप वाटर डाल के मैं आजकल से इसको कुक कर रही हूँ। तो थोड़ा सा और कुक हो जाएगा, उसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है। फिर बाकी के और हम जो मेन डिश बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम प्रॉन लिंग्विनी। आप चिकन लिंग्विनी भी कर सकते हैं, आप प्लेन भी कर सकते हैं। ये पास्ता होता है लिंग्विनी। ये जब तक कुक हो रहा है मैं बाकी आपको इंग्रेडिएंट बताऊं। बेसिक इंग्रेडिएंट्स इसके आप बता दें। ये इतना इजी है स्ट्रॉबेरी और चीज़ इतना अच्छा है कि इसमें ना आपको ना मशीन, ना बहुत सारे बोल्स गंदे करने, ना मशीन यूज़ करनी है। ठीक है। ये मैंने जेलेटिन लिया था, 1 टीस्पून लिया था, और उसमें 1 टेबल स्पून पानी डाला था, तो उतना हो गया। ठीक है। ये मार्केट से इजीली मिल जाता है? इजीली मिल जाएगा आपको। अच्छा, इसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप स्ट्रॉबेरी में डाल के प्योरे में भी कुक करके ब्लेंड कर सकते हैं, आप इस पर भी कर सकते हैं। तो 1 कप मैंने लिया है ये व्हिपिंग क्रीम है, यानी कि ये 200 ग्राम है। वैसे तो 1 कप जो होता है 250 ग्राम होता है, मगर ये 200 ग्राम है। ठीक है। इसमें भी आयशा क्वांटिटीज़ का ध्यान रखेंगे? अगर क्वांटिटीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये नहीं जमेगा। जमेगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, 2 चीज़ें अक्सर ऐसा होता है, चलो नहीं भी जमे तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको मोल्ड में रखें। मैंने मोल्ड में बनाए क्योंकि बस टाइम कम है। आप इसको शॉर्ट ग्लास में नीचे बिस्किट लगाएं और ये एक मूस लगाएं और उसको फ्रिज में रख दें। तो ये भी क्रीम चीज़ है। अगर आपने क्रीम चीज़ नहीं यूज़ करनी, महंगी है या नहीं मिल रही है, और आपने सिर्फ वो यूज़ करना है, क्या कहते हैं, आप स्ट्रॉबेरी मूस बना लें, चीज़ ना बनाएं, तो आप क्रीम की क्वांटिटी डबल कर दें। ठीक है। अब हमने इसमें ये डाल दिया,
ये फ्रिज में रखी थी इसलिए थोड़ी इस तरह की लग रही है। अब इसको हम करते हैं मिक्स अच्छे से। इसकी क्या क्वांटिटी ली आपने? 180 ग्राम्स इक्वल क्वांटिटी। 180 से 200 ग्राम आप क्रीम चीज़ लेंगे, इतनी ही आप व्हिपिंग क्रीम लेंगे और इसको आप करेंगे पहले तो अच्छा से मिक्स मिक्स मिक्स। स्पैचुला से अगर हम स्पैचुला बीटर से से हो मिक्स जाएगा। करना चाहें तो अब बीटर से करेंगे ना तो ये आपको बहुत हाई स्पीड पे आपको इसको करना पड़ेगा। और इसको आपने ये करने के बाद इजीली मिक्स हो ये गया। है कंडेंस मिल्क है मेरे पास हाफ कप, ठीक है, ये आपने इसमें डाल दिया। अब आपको अगर थोड़ा ज़्यादा करना आप कर दें, शुगर इसमें नहीं जाएगी क्योंकि कंडेंस मिल्क जा रहा है। कंडेंस मिल्क ऑलरेडी स्वीट होता है और अगर इसलिए हम किसी शुगर को नहीं डालेंगे। अगर किसी को कंडेंस मिल्क नहीं डालना नहीं है, नहीं मिल रहा, तो वो इसमें आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं हाफ कप। वैसे ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हाँ, होता है, होता बड़ी है, मार्ट मिल पे जाता है। अवेलेबल होता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं ये है तो करेंगे आप हम, इसका इसके अल्टरनेट अंदर भी जो यूज़ है, कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी चंक्स हैं, 3-4 स्ट्रॉबेरीज के चंक्स कट कर लिए थे मैंने, वो डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। अब ये जेलेटिन में थोड़ा सा ना यूँ जम रहा है, तो इसको ना मैं चाह रही हूँ इसको प्योरी के अंदर ही डाल कर हल्का सा कुक कर लेते हैं, अगर ये ऐसा हो जाए। वैसे आप इसको पानी में भी करके रखेंगे ना, ये देखें फ़ौरन डिज़ोल्व हो गया, फ़ौरन डिज़ोल्व हो गया, कुक हो गया है, मिक्स 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 हो गया है। अब हम इसको अच्छा सा ब्लेंड करवा लेते हैं। फिर देखिए इतना अच्छा सा मिक्स हो गया ना, इसमें चंक्स आ रहे हैं खाली स्ट्रॉबेरीज़ के और कुछ भी नहीं है। अब बाकी अभी जो प्योरी हमारी जब तक आती है हम इसको करते हैं मिक्स। बड़ा अच्छा सा टेक्सचर आ गया, ऑलमोस्ट मिक्सिंग हो चुकी है और प्योरी हमारी ये भी ब्लेंड होने गई है। इतना अच्छा। हम अपनी मेन डिश की तरफ आ जाते हैं। मेन डिश की तरफ बिल्कुल आते हैं। फिर पहले हमने इसमें यूज़ करेंगे तलो कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून, गार्लिक 1 टेबल स्पून, बटर 1 टेबल स्पून, पार्सले 1 टेबल स्पून, प्रॉन्स लिंगुइनी करेंगे और आखिर में उसमें डालेंगे थाई चिली और पांगजान चीज़ डाल के उसको, बल्कि थाई चिली हम स्टार्ट में भी डाल सकते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी। चलें स्टार्ट करते ठीक हैं है फिर। जी, हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बनाते हैं अपनी मेन डिश प्रॉन लिंगुइनी। अच्छा, हम डालेंगे सब में पहले जो है अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक जगह गैदर करते हैं, एक स्पून लेते हैं। सी फूड वैसे आयशा आप तो कराची से हैं, मैंने सुना वहाँ पे एक जगह वहाँ पे हर तरह का सी फूड मिलता है। एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद आ रहा। भी है और एक वो है जगह किमाड़ी। अच्छा, आप- किमाड़ी। हाँ जी, तो लेकिन ना मैं तो सी फूड नहीं खाती, इसलिए मैं अच्छा, अब इसमें ना मैं भी सी फूड की अच्छा। तो इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ। 2 स्पून आप इसमें डालेंगे तलो कुकिंग ऑयल और ऑलिव ऑयल मिक्स करके, ठीक है। ठीक है, या आप सिर्फ तलो ऑयल डाल लें और बटर भी डाल सकते हैं, वो डालें, ठीक है। इट्स अप टू यू, चाहे आप तलो कुकिंग अब ऑयल इसमें- और बटर का यूज़ करें या इसमें फिर आप ऑलिव डालें ऑयल डाल लें तो 1 भी टेस्ट टेबल इन्हेंस हो स्पून जाएगा। इसमें आपने बटर डालना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया थाई चिली आ गया, ऐसे यहाँ करीब करीब रख लेते हैं अपने। यहाँ पे आ गया मेरे पास थाई चिली आ गया, ये मैंने गार्लिक रख दिया उधर, ये पार्सले आ गए, ये प्रॉन्स आ गए हमारे, इनको हम रख लेते हैं। इधर पैन में तलो कुकिंग ऑयल गरम और कर रहे हैं, बटर गरम ठीक हो रहा है। और ये आ गया हमारा मेन इंग्रेडिएंट लेमन जूस। अच्छा, अब गार्लिक गार्लिक ऐड किया हमने ठीक है, और फ्लेम को भी थोड़ा बढ़ाया। कटिंग में हमारे पास ये थाई चिली हुई थी, आधी मैं अभी डाल रही हूँ, ठीक है। वैसे तो इसमें गार्लिक भी डल गया है, लेमन भी डलेगा, ऑन टॉप लेमन जैस भी जाएगा, तो स्मेल इंशाल्लाह ताला वैसे ही नहीं आएगी। इसको थाई चिली क्यों कहते हैं? इसलिए कि थाईलैंड में जो है ये ग्रीन चिलीज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये आपको लोकल ग्रीन चिली जो रेड हो जाती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और थाई चिली के नाम से ही आती है, वो होती है। अच्छा जी, ये मैंने किया गार्लिक, बटर, ऑयल और थाई चिली को थोड़ा सा सौटे किया, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे अपने ये प्रॉन्स को भी ओवर कुक नहीं करते, बड़ी झटपट रेसिपी। अगर इसकी चीज़ें आपके पास प्रॉपर डन हुई भी हो तो बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के पार्सले, बल्कि 2 पार्सले डालेंगे, और ये हमारा पास्ता ऑलमोस्ट रेडी है। सॉल्ट मैंने प्रॉन्स के अंदर डाल के रखा हुआ था,
इसलिए मैंने नहीं डाला है, आप लोगों को डालना है तो आप डाल दें। अच्छा ऐसे जैसे फिश में सॉल्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो प्रॉन्स के साथ भी वही हिसाब है? बिल्कुल ऐसा ही है, हर किस्म के सी फूड में? हर किस्म के सी फूड में। रिदा आप मुझे वहाँ थोड़ा सा बटर दे देंगे। ये बन गया हमारा लेमन बटर प्रॉन लिंग्विनी, और इसमें हमने लेमन नहीं डाला। और ऐसा कैसा लेमन बटर बनाइए, थैंक यू। ये तो काफ़ी क्विक थी। अच्छा रेसिपी। अब हम इसमें हमारा डालेंगे। प्रेप ऑलमोस्ट डन होता है, और आप भी कोशिश करें कि प्रेप डन ही रखें, थोड़ा सा ताकि इफ्तार से थोड़ी देर पहले आप सारी चीज़ें थोड़ी सी फ्राई कर कर लें ऊपर से तैयार। कर दें। थोड़ा सा पार्सले और डाल देते हैं, तो ये देखिए ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको ले आते हैं अपने मेन काउंटर पे, और इसको हम अपनी मीट ट्रॉलीज पे भी सर्व कर सकते हैं। इफ्तार में तो आज हम बना रहे हैं। अच्छा आप भी लास्ट में ट्राई करें। लोग प्रॉन्स और ये पसंद नहीं भी करते, मैं तो खैर वैसे भी नहीं करती, तो इफ्तार में तो बहुत दूर की बात है। तो आप इसको चिकन में भी कर सकते हैं। चिकन में, मैं चिकन में लाजमी ट्राई करूँगी। डाल देंगे। जी तो वज़ीर हसनैन, आज की डिशेस हो चुकी हैं तैयार। शेफ़ बताइए आज क्या बनाएं? आज हमने बनाया है लेमन बटर प्रॉन लिंग्विनी और स्ट्रॉबेरी चीज़ मूस। इंतहाई फैंसी और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। इफ्तार का वक्त होने वाला है, हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। यकीनन आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होंगी। आप भी अपने घर में बनाएं, खुद भी खाएं और अपने प्यारों को भी खिलाएं। इसी के साथ ही दस्तरखाने और साफ से आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी मेज़बान रिदा फातिमा और शेफ आयशा को दें इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे एक नई डिश, एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 13 के हवाले से है, कि जिसका आगाज़ इन अल्फाज के साथ होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। कि मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, नफ्स तो इंसान को बुराई के ऊपर उभारने वाला है, हाँ जिस पर मेरा रब रहम करे, बेशक मेरा रब माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ होता है, तिल का आयातुल किताब व क़ुरआन मुबीन, कि ये किताब कुरान मुबीन की आयात हैं। पारे के आगाज़ में नफ्स अम्मारा का तज़किरा, जो उभारता रहता है रब की बगावत पे, जो उभारता रहता है रब की नाफरमानी पे, जो इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाता है। और पारे के इख्तिताम पे आयात बय्यनात का तज़किरा, जो अल्लाह की जानिब से मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा इनाम है, मेरे और आपके लिए ये पैगाम रखता है कि गुनाहों से बचने के लिए, शैतान के हथकंडों से बचने के लिए हमें ख़ुद को इताअत के उन कामों में मसरूफ़ रखना होगा, इताअत के उन कामों में मशगूल रखना होगा जिनकी जानिब रहनुमाई अल्लाह की किताब करती है, कुरान मजीद करता है। आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि इताअत व बंदगी के वो कौन से काम हैं जिनके करने से हम गुनाहों की दलदल से नजात पा सकते हैं। तो उनमें से पहला काम अल्लाह पर तवक्कल करना। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का चलता है, अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, कि मैं भी उसी पर तवक्कल करता हूँ, मैं भी उसी पर भरोसा रखता हूँ, और हर तवक्कल करने वाले को उसी पर तवक्कल करना चाहिए। और दूसरा काम अदल इंसाफ करना। इंसाफ करने से भी इंसान बहुत सारे गुनाहों से, नाफरमानियों से बच सकता है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस वाक़े को बयान करते हुए कि जब प्याला उनके भाई के सामान से निकला था तो दूसरे भाइयों ने यह कहा कि आप हम में से किसी को इसकी जगह रख लें। तो उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अदल व इंसाफ की बात करते हुए कहा था, क़ाल मआज़ल्लाह, कि अल्लाह की पनाह, अन नअख़ुज़ इल्ला मन वजदना मताअना इंदहु, कि हम तो सिर्फ उसी को पकड़ सकते हैं जिसके पास हमने अपना सामान पाया है। इन्ना इज़ल लज़ालिमून, अगर हम उसकी जगह किसी और को पकड़ लें और कैद कर लें तो ये फिर तो हम जालिमों में से हो जाएंगे। तो इंसाफ का तकाजा ये है कि जिसने जुर्म किया है उसे पकड़ा जाए, उसकी जगह उसके बाप को नहीं, उसके बेटे को नहीं और उसके भाइयों को नहीं, बल्कि जो मुजरिम है उसे पकड़ा जाए और दूसरे लोगों को नहीं। तो अदल व इंसाफ
ये इंसान को गुनाहों से बचाने वाला है। और इसी तरह तीसरी चीज़ औलाद की तरबियत। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 83 में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को किस तरह से समझा रहे हैं, अल्लाह ताला उसका तज़किरा करते हुए फरमाते हैं क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम, कि जब बेटों ने आकर कहानियाँ सुनाई, पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में और बाद में जनाब बिन्यामीन के बारे में कि इस तरह उसने चोरी कर ली और उसे पकड़ लिया गया, इस तरह की बातें की, तो याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ये तुम्हारे नफ्सों ने कुछ कह लिया है, फ़सब्रुन जमील, मैं तो सब्र ही करने वाला हूँ, सब्र बहुत अच्छी चीज़ है। असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमीआ, करीब है, उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन्हें दोनों को ही मेरे पास ले आए। तो इसी तरह रब से फ़रियाद करते रहना, ये चौथा सबब है गुनाहों से बचने का। और याकूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए ही सूरह यूसुफ की आयत नंबर 86 में अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ाला इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी शिकायत और अपने गम को और अपनी परेशानी को अपने रब के सामने रखता हूँ। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, और मैं वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते अल्लाह की तरफ से। और इसी तरह पांचवा सबब है रहमत इलाही की उम्मीद रखना, अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद पे रहना, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर चीज़ से वसी है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला याकूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए ही फरमाते हैं कि जब उन्होंने अपने बेटों से कहा या बनी यذهबू, के ए बेटो जाओ, फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीही, यूसुफ और उसके भाई को जाके तलाश करो, वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अब आप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्मीद को तो देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो बचपन में उनसे बिछड़ गए हैं और अब वो जवान हो चुके हैं, इतना अरसा बीत चुका है, इतने साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि वो मुझे मिल जाएंगे। तो इस तरह की उम्मीद अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए ना, तो हमारे सारे मामलात सुधर जाएं। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, फरमाया कि अल्लाह की रहमत से तो सिर्फ काफिर नाउमीद होते हैं, मोमिन कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता, नाउमीद नहीं होता। हम भी देखें, कभी ज़िंदगी में दुख आ गया, कोई तकलीफ़ आ गई, उसके बाद मायूस होकर बैठ गए, अल्लाह से दूर होकर बैठ गए, तो ये मायूसी जो है ये कुफ़र है, इंसान को कुफ़र की तरफ ले जाती है। और छठा सबब अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, ये भी इंसान को गुनाहों से बचाता है, गुनाहों की दलदल से बचाता है इंसान को। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर, कि जो तक़वा इख्तियार करेगा और सब्र करेगा, फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअ अजरल मुहसिनीन, तो अल्लाह ताला मुहसिनीन के अजर को ज़ाय नहीं करते, अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर बदला अता फरमाएंगे। और वो बदला क्या है कि अल्लाह ताला का तक़वा जो इख्तियार करता है, अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत तैयार कर रखी है। इसी तरह सातवीं चीज़ जो इंसान को गुनाहों की दलदल से बचाती है, वो वालिदैन का एहतराम करना है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 100 में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस तरह से अपने वालिदैन का एहतराम किया, उनकी कदर की, उसका तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श, के अपने वालिदैन को तख्त पे बिठाया, वख़र्रू लहू सुज्जदा, और उनके सामने सजदे में गिर गए। तो किस तरह से अपने वालिदैन का एहतराम है, इज़्ज़त है। लेकिन याद रखें कि ये सजदा जो है साबिक़ा शरीयतों में जायज़ था, लेकिन इस उम्मत में ये जायज़ नहीं है। किसी को सजदा नहीं किया जा सकता, किसी, ना तो इबादत की गरज से, ना ताज़ीम की गरज से, ना एहतराम के लिए किसी को सजदा नहीं किया जा सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ सहाबा ने आकर इस बात का इजहार किया कि अल्लाह के रसूल, ये बादशाह हैं दुनिया के और लोग उनके सामने सजदे करते हैं, अंत अहक्कु अन युस्जदा लक, आप ज़्यादा हकदार हैं कि आपको सजदा किया जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यस्जुद लि अहद लअमरतु निसा अन यस्जुदन लि अज़वाजिहिन्ना, कि अगर मेरी शरीयत में इस बात की इजाज़त होती, गुंजाइश होती कि कोई किसी के लिए सजदा कर सकता है, तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने खामदों को सजदा किया करें। लेकिन हमारी शरीयत में ये जायज़ नहीं है। लेकिन वालिदैन का एहतराम, उनकी इज़्ज़त और उनकी कदर और उनकी बात को मानना, उनका ख्याल रखना, सिला रहमी, इसकी तो बड़ी ताकीद की गई है मुख्तलिफ़ जगहों पर। और फिर आठवां सबब
मौत को याद रखना। मौत का याद रखना भी इंसान को गुनाहों से बचाने में मुआविन है और इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच सकता है अगर अपनी मौत को याद रखता रहे, इस बात को याद रखता रहे कि ये दुनिया की लज्जतें, ये दुनिया की चाहतें, ये सब कुछ आर्जी है, ख़त्म हो जाने वाला है और इंसान ने अकेले अपने रब के पास जाना है।